वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको एनटीएससी के नए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी सेम ही होते हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बुक अब तो सभी स्टेट गवर्नमेंट में लगाई जाती है, और जो सिलेबस होता है वो सभी क्लासेस के लिए सेम ही होता है। तो यहाँ पर आपको मोस्टली जो प्रेफर करनी है वो एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर करनी है एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी बुक आप यूज करते हैं वो सारी बुक में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस। और मैं अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत काम से इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह नहीं बना पाता। और मैं चाहता तो हूँ जो बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं कि सर प्लीज़ डेली एक वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं उसके लिए बहुत ही कोशिश करता हूँ और मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ। और बच्चों के बहुत ही प्यार भरे संदेश हमको जब कमेंट बॉक्स में मिलते हैं तो एक टीचर को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर वीडियो बनाने से हमें क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा होता है वो तो जो भी होता है वो ना के बराबर है, बट जो बच्चों का प्यार जो मिलता है उसकी वैल्यू नहीं की जा सकती। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी समस्या है वो हमें बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा। और तो इसी उम्मीद से चलिए हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और इसमें जो भी हम कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे उनको पूरे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स का पोर्शन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सभी जो एग्जाम्स में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपसे फिजिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम की यूनिट क्या है? तो मोमेंटम होता क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। आप के क्लास 9th का क्वेश्चन है। मोमेंटम को हम जनरली डिराइव करते हैं, मोमेंटम को हम लिखते डिनोट करते हैं पी से, और इसको हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। आपने वो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी जो मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। तो ये लॉ आपने पढ़ा होगा, और इसी लॉ से ही एक चीज़ यहाँ से निकल के आई थी। क्या अगर हम मोमेंटम को यहाँ लिखते मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम होता था एम वी, और इनिशियल मोमेंटम होता था आपका एम यू। ठीक है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम होता था एम यू। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर दिए टी से, तो देखिए ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, और इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? यहाँ से हमने इसको हमने इसी तरीके से रहने दिया। और जब हम इसको लिखेंगे यहाँ से मास कॉमन निकालेंगे तो मास बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और उसी को हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इज यहाँ पर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला यहाँ से डिराइव हो गया था। तो चलिए हम कहाँ से कहाँ चले गए, बट दीज आर आल्सो नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द exam, so we were discussing this, and here we will concentrate on momentum only. So momentum is mass into velocity. So if we will put the value of mass as a kg, because kg is the SI unit, and velocity is defined as meter per second. So here you can see the kg meter per second will be the answer. Okay, so I hope कि आपको इसका आंसर पता होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे क्वेश्चंस को यहाँ पर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को मैं रोक नहीं सकता, वीडियो को मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, क्वेश्चन को पहले देखें। हो सकता है शायद आपने क्वेश्चन देखा ना हो, बिना अटेम्प्ट किए आप वीडियो देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आई थिंक कि बच्चे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, जिससे इसका बेहतर रिजल्ट निकले वीडियो बनाने का। Which one of the following physical quantity is constant in simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है? देखिए हार्मोनिक मोशन हम कौन से मोशन को बोलते हैं? ऐसे मोशन जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता हो उसको हम जनरली हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जो चुपचाप पड़ी हुई थी, आपने उसको खींचा और खींच के छोड़ दिया। तो जब आप खींच के उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अपने पोजीशन से थोड़ा इतना लंबा जाएगी, और फिर जब वापस आएगी तो फिर सेकंड कंडीशन में फिर ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी, बट उसके अंदर इतना आपका जो प्रेशर, उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स इतना अच्छे से काम कर रहा होगा कि वो थोड़ा अंदर तक जाएगी, और इस तरीके से स्प्रिंग वाइब्रेट करने लगेगी। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करती है,
आगे फिर कभी पीछे। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है आपका पेंडुलम। अब पेंडुलम को जब आप करते हैं तो पेंडुलम पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर यहाँ से इधर जाता है, फिर वापस इधर आता है। तो इस तरीके से पेंडुलम एक मेन पोजीशन पर उसी के आगे पीछे मूव करते रहता है। तो सच टाइप ऑफ मोशन जो होते हैं वो हार्मोनिक मोशन कहे जाते हैं, जो रिपीट करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर उस केस में देखिए क्या होगा कि जब ये बॉडी यहाँ पर है और यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब यहाँ से मोशन में रहेगी तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रहेगी, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। बट यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर उसी की जगह पे टोटल एनर्जी को सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास, ग्लास से वाटर में जा रहा है, ठीक है, यानी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि ऐसे केस में हम क्रिटिकल एंगल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा एंगल होगा जिसमें जब आप लाइट को यहाँ से आप डालेंगे तो ये दूसरे मीडियम में ना जाके वापस उसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाए, तो उस इंसिडेंट एंगल को, उस वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और उसकी वैल्यू निकाली जाती है साइन सी हम फाइंड करते हैं। और साइन सी फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर जो एन वाटर है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है उसको ऊपर रखना होगा, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है उसको नीचे रखना होगा। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 4/3 है, तो हम एन वाटर की वैल्यू 4/3 रखेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की हम सॉरी जैसे हम यहाँ पे एन लिख रहे थे दैट इज म्यू, यू कैन प्रोनाउंस इट एज अ म्यू आल्सो, ओके। सो यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर आपका जो ग्लास है उसका हो जाएगा 3/2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 8/9 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप जब साइन सी की वैल्यू आपकी 8/9 हो रही है तो इसकी जो वैल्यू होगी सी की वो साइन इनवर्स 8/9 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा साइन इनवर्स 8/9, यानी आपका थर्ड ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बनता रहा होगा, बट अगर नहीं बनता तो प्लीज़ इसको स्टार मार्क करके आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल बी मैक्सिमम एट, मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो मैक्सिमम जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो पोल्स पे होती है, ठीक है। पोल्स पे जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इक्वेटर एंड अदर प्लेसेस, बिकॉज क्या होता है कि जब पोल पे जो रोटेशन का अर्थ का इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। देखिए जो ग्रेविटी है दैट आल्सो डिपेंड ऑन द रोटेटिंग स्पीड एंड द पोजीशन ऑन विच द बॉडी इज ऑन विच द पोजीशन एट विच द बॉडी इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो सरफेस है अर्थ का इक्वेटर पर जो स्पीड का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा फील होता है, बट पोल्स पे जो अर्थ का जो स्पीड होता है वो बहुत कम फील होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत ही पास होता है रोटेटिंग एक्सिस के। तो इस वजह से वहाँ पर जो आपका जी की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है पोल पे बहुत ही कम होता है, सॉरी पोल पे जो होता है मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे सबसे कम होता है। इक्वेटर पे कम होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास, बायोमास का जब आप नाम सुनते हैं तो बायो नाम की चीज़ तो आसानी से आपके दिमाग में आ जाती है, और बायोमास की बात करें तो बायोगैस की भी आपने, और जब आपने बायोगैस प्लांट आपने पढ़ा होगा क्लास 8th या जूनियर क्लासेस में, तो वहाँ पर आपने गोबर गैस को जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बायोगैस की अगर बात करें हम तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन गोबर गैस से ही बायोमास या बायोगैस यहाँ से निकाली जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें गोबर गैस के साथ साथ आप अदर वेजिटेबल्स की बाकी चीज़ों को भी उसमें सड़ने के लिए डाल सकते हैं, और बाकी जो घर का कचरा होता है जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से जो निकलती हैं उनसे भी आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। दे विल आल्सो रिजल्ट इनटू बायोमास, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो किया गया है, देन एंगल डी, इसमें एंगल डी दिखाया गया है। एंगल डी क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इस सरफेस को, ये जो डॉटेड लाइन है, अगर इसको हम नॉर्मल माने तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होगा, और यहाँ पर अगर इस वाले पॉइंट की यहाँ पे ये नॉर्मल है और ये रे है, तो ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से जो ये रे बन रही है, तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा अगर हम यहाँ पे बात करें तो, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जैसे कि नॉर्मल से जो यहाँ पर रे बनेगा, जो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है आपका वो दैट विल बी कॉल्ड एज
रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे जो एंगल हुआ, डेविएशन कितना हुआ, ओरिजिनल रे किस में आ रही थी, ओरिजिनल रे इस डायरेक्शन से आ रही थी, और जो रिफ्लेक्टेड रे फाइनली गई है वो इस डायरेक्शन से गई है। तो नेट डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन इस एंगल से पता चलेगा। जैसे ए लाइन आपने सीधी खींची और साथ में ए वाली लाइन जो फाइनली जा रही है, इस लाइन को आपने सीधा खींचा, तो यहाँ से जो एक्चुअल डेविएशन हुआ वो यहाँ से मिलेगा। तो ये जो डी है वो आपका एंगल ऑफ डेविएशंस को शो करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका 4 होगा। क्लियर आपको। और यहाँ पे यहाँ की अगर बात करें तो एंगल ऑफ इमरजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम बनाने में इसने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक की है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में, बट आपको इसको ध्यान से देखना है और अपने बुक से मैच कर लेना है, आपको वहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोमीटर। जो पावर ऑफ लेंस है वो डायोमीटर है, तो 1 डायोमीटर इक्वल टू कितना होगा। तो डायोमीटर को जब फोकल लेंथ मीटर में होता है तभी हम इसको इसका हम निकालते हैं, यानी फोकल लेंथ आपका मीटर में दिया हो तभी आपका डायोमीटर निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डायोमीटर होता है दैट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर। तो अगर हम यहाँ पे कुछ बच्चों को लगता है कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप चेक कर लें कि यहाँ पर 1 मीटर अगर रखेंगे तो 1 डायोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डायोमीटर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स सही आंसर होगा। बट यहाँ पे लोगों को अगर ये लगता है कि 1 मीटर इनवर्स अगर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप इस तरीके से करते 1 मीटर को यहाँ नीचे न रखते, फोकल लेंथ यहाँ पे नीचे होता है, तो आप अगर 1 मीटर फोकल लेंथ होता तो यहाँ पे आप 100 सेंटीमीटर रखते, और जब आप 100 सेंटीमीटर रखते तो 1 डायोमीटर की वैल्यू कितनी होती। देखिए, अगर आप इसको उसी में लिखना चाहते हैं तो 1 डायोमीटर को मीटर में ही लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखते हैं आप, 0.01 सेंटीमीटर इनवर्स, ये होता है 1 डायोमीटर। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इनवर्स 1 डायोमीटर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन तो गलत होगा, या इसको आप किसी भी तरीके से आप इसको सपोज नहीं करेंगे। सही ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ विद फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ एफ है तो द नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2f फ्रॉम द मिरर। लेंस कौन सा है, पहले आपको ध्यान देना है कि बात किसकी चल रही है, लेंस की चल रही है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कुछ इस तरीके का, और इसका जो नेचर होता है वो बिल्कुल कॉन्केव मिरर की तरह ही होता है। तो मोस्टली ये फेमस होता है रियल इमेज फॉर्मेशन करने में, और अगर 2f पे रखी हुई कोई वस्तु है तो उसकी जो इमेज बनेगी इधर आपकी वो 2f पर ही बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो आपका इसका जो सही ऑप्शन है 108 क्वेश्चन का वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज़ की इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर बात करें 109 की, द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, आपको इसको ध्यान रखना, पावर ऑफ प्लेन मिरर। क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ की अगर बात करें तो होता है इन्फिनिटी पे, क्योंकि एकदम प्लेन होता है और प्लेन होने की वजह से इसका फोकल लेंथ बहुत ही दूर चला जाता है। ध्यान से अगर देखिए कि अगर कोई लेंस अगर इस तरीके से, कोई भी मिरर अगर मोटा होता है, बहुत ही इस तरीके से कर्व्ड होता है, तो उसका फोकल लेंथ पास होता है। अगर वही मिरर की अगर बात करें, वही मिरर अगर थोड़ा थिन होता है, कुछ इस तरीके से हल्का सा कर्व्ड होता है, तो उसका जो फोकल लेंथ होता है बहुत दूर होता है। बट अगर वही मिरर कुछ इस तरीके से एकदम प्लेन हो जाए तो उसका जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो पावर हमेशा इन्वर्स में निकाली जाती है। तो 1/इन्फिनिटी जब हम करेंगे, फोकल लेंथ को नीचे रखेंगे, जैसे हमने डायोमीटर में डिस्कस किया, तो 1/इन्फिनिटी दिस इज वेरी नियरली इक्वल टू 0। सो यहाँ पर पावर ऑफ प्लेन मिरर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4 ओम। एक वायर है, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज 16 एंड दिस इज 14। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4 ओम। 4 ओम का वायर है। लेंथ ऑफ वायर इज मेड डबल। लेंथ को हम क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। और रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है रो L डिवाइडेड बाई ए। L इज लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और हम यहाँ पे इनको लेंथ को डबल कर रहे हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम आधा कर दे रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मेड हाफ, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर हम रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात करें तो लेंथ को डबल कर देंगे तो 2L हो जाएगा, और एरिया को अगर हम हाफ कर देंगे तो
जो नीचे का जो a/2 है हमने a/2 कर दिया और ऊपर हमने 2 कर दिया, तो ये जो a/2 ये जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा हमारा वो हो जाएगा 4 रो L/A। और यहाँ से अगर आप देखें तो पहले का जो R था वो रो L/A जो था वो R था, यानी R डैश विल बी 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्योंकि रो L/A R ही था। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर हमारा 4 ओम है वायर का, तो अब नया रेजिस्टेंस इसका 4 गुना होगा, तो जो सही आंसर जो होगा हमारा 16 ओम यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाइड इन अवर हाउस होल्ड सर्किट्स, है ना। तो कौन सा ऐसा जो पावर सप्लाई है जो हमारे घरों में आता है, इंडिया की अगर बात करें तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई हमारे घरों में आती है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए और आई थिंक कि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो ये अमेरिका की सप्लाई है, वहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई होती है, बट वो 60 हर्ट्ज पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ के फ़ैन वगैरह या अगर यहाँ पे वहाँ की जो डिज़ाइन की हुई मशीनें हैं यहाँ पर आप चलाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच टाइम विल टेक बाई योर 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए 1 यूनिट ऑफ एनर्जी में होता कितना है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि 1 कमर्शियल यूनिट में कितने यूनिट कंजप्शन होते हैं। तो 1 किलो वाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। अब 1 किलो वाट आवर का मतलब कितना होता है कि आप 1 आवर में 1 आवर में आप कितना कंज्यूम कर ले रहे हो, 1000 वाट एनर्जी कंज्यूम कर ले रहे हो। तो 1 आवर में इतना। तो यहाँ पर अगर बात करें कि 100 वाट बल्ब है, ठीक है, 100 वाट बल्ब है, तो हम सपोज करते हैं कि 100 वाट बल्ब को अगर हम 100 वाट बल्ब को अगर हम x आवर तक ऑपरेट करें तो 1000 वाट कंज्यूम कर जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x कैलकुलेट करेंगे तो उसको 10 आवर आना पड़ेगा, यानी अगर आप 10 आवर तक उस बल्ब को ग्लो करते हैं तब जाके वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो आपको जो मेन चीज़ पता करनी है वो पता होनी चाहिए कि 1 यूनिट में कितना होता है। 1 किलो वाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, और इसी का हम कॉस्ट देते हैं, जो चार्ज हमारे घर आता है वो 1 यूनिट पर यूनिट चार्ज पे उसको हम बिजली का बिल पे करते हैं। तो यहाँ पे 10 आवर आपका सही आंसर होगा। और आई थिंक कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही आते होंगे, बट यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस होती हैं कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं और उनको भी देखना आपके लिए कहीं कहीं आवश्यक होता है। और इस वीडियो को अगर जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे, नया क्वेश्चन जब भी आप देखें या कोई नई ट्रिक सीखें, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो भी आपकी समस्या है या किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ में आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जानने की अगर आवश्यकता होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा ऐसा है जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कन्वेंशनल सोर्स का मतलब पहले समझ लीजिए, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब पहले से ही लोग इसको यूज करते हुए आ रहे हों, पहले से ही लोग यूज करते हुए आ रहे हों। कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसको हम अभी भी अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल का हिंदी मतलब होता है परंपरागत, यानी वो चीज़ें जो परंपरा के रूप में ही चलती आ रही हैं, कन्वेंशनल है हमारे लिए। तो कोल का यूज हम ऑलरेडी करते हैं, पेट्रोलियम का यूज हम हमेशा करते आ रहे हैं, इवन हाइड्रो पावर प्लांट का भी यूज हम करते आ रहे हैं, बट अभी तक हम सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारी परंपरा में अभी भी पूरी तरीके से शामिल नहीं हुआ है। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पावर पे कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हम यूटिलाइज कर सकें। हालांकि सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा ही हम यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट या बाकी चीज़ें सोलर एनर्जी से ही, इवन सोलर एनर्जी जो होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट यहाँ पे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। और फिर हम आते हैं केमिस्ट्री पे। तो विच सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्लोज ओके। सो हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की जो टेंडेंसी है सबसे ज़्यादा अगर हो तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की अगर बात हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं।
तो यहाँ पर जो सभी एलिमेंट्स दिए गए हैं ये हैलोजन ग्रुप के हैं। हैलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17 में जितने होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी होते हैं 17 ग्रुप में। बट यहाँ पे देखिए, अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भी इसकी बहुत ज़्यादा तेज होती है इन कंपेरिजन टू ऑल अदर्स। इनकी बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे आप फ्लोरीन से क्लोरीन जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, और जैसे भी आप क्लोरीन से फिर ब्रोमीन जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स की संख्या है वो और बढ़ती जाएगी, और आयोडीन में जाएंगे तो आपकी संख्या और भी बढ़ती जाएगी। और जिस वजह से जो न्यूक्लियस की जो पकड़ होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होता है आयोडीन होता है इन कंपेरिजन टू ऑल अदर हैलोजन ग्रुप एलिमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका फोर्थ आंसर होगा, आयोडीन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन है। द नेम ऑफ मेटल विच डिकम्पोजेज वाटर इन कोल्ड, वाटर को डिकम्पोज कर देता है कोल्ड में, और कौन सा एलिमेंट है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये जो एलिमेंट हैं यहाँ पे वो सभी हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ और एक्सप्लोड करते हैं वाटर में, और वाटर को यहाँ पे डिकम्पोज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सोडियम। और बाकी चीज़ें तो उतने तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती हैं, आसानी से उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट सोडियम की बात करें तो पानी के साथ मिलते ही कोल्ड वाटर के साथ एक्सप्लोड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग कैम्फर इन पोर्सलिन डिश इट गॉट मिक्सड इन एयर विदाउट मेल्टिंग, यानी बिना मेल्ट हुए जो कैम्फर को हम यहाँ पे कपूर भी बोलते हैं, ठीक है। और कैम्फर का यूज़ बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह में भी होता है, आपने देखा होगा। तो इसको क्या करते हैं हम, जब इसको हीट करते हैं तो डायरेक्ट एयर में मिक्स हो जाता है, मेल्ट भी नहीं होता। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कोई भी बॉडी सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और आपने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, आपके टीचर ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन एंड सल्फर मोनोक्लोराइड ऑन हीटिंग गिव्स। अगर हम एथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड को, ठीक है, यहाँ पर अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर जब हम एथिलीन को, आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए एथिलीन क्या है। तो एथिलीन यहाँ पे CH2 होता है, यानी ईन है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बाकी दो हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए होंगे, ठीक है। और इसमें सल्फर मोनोक्लोराइड यहाँ पर अगर इससे ऐड हो रहा है तो अगर इसकी बात करें सल्फर मोनोक्लोराइड की तो H2Cl2 इसका फार्मूला होता है। HCl भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर होता है कि हम इसको H2Cl2 लिखते हैं। और जब ये रिएक्ट होता है इसके साथ तो आपका मस्टर्ड गैस बनाता है। मस्टर्ड गैस का जो फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, C4H8Cl2S, ठीक है, C4H8Cl2S। ये जो पुराना सिलेबस है उसमें आपका इसका जो प्रोसेस है वो दिया हुआ था, बट नए सिलेबस में नहीं है, तो इसके आने के चांसेस भी कम हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज दिस मच, 2 × 10⁸ मोल पर लीटर। तो pH वैल्यू कितनी होगी? देखिए log 2 की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है टू दी बेस 10 में। तो pH जो होता है वो निगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, निगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, यानी 2 × 10⁻⁸ यही जो वैल्यू होगी वही pH वैल्यू होगी। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो ये दो अलग अलग पार्ट में हो जाएगा, -log 2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे सेपरेट करने जा रहे हैं। तो माइनस को हम बाहर रखते हैं फिलहाल, हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे, log 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 10⁻⁸। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा, log 2 की वैल्यू हमें पता है और हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log 2 की वैल्यू हम रख लेंगे 0.3010। और यहाँ पे log 10⁻⁸ की बात करें तो इसका आंसर -8 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आएगा यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑप्शन है देखते हैं यहाँ पे
ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -7.699, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल +7.699। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप प्रोसेस को देख लीजिए। और निगेटिव लॉगरिथम आयन कंसंट्रेशन होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तो इसका आंसर होगा जो फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो आपके ग्रुप थर्ड से स्टार्ट होते हैं और आगे आपके जो 10 जो ब्लॉक्स होते हैं ग्रुप ब्लॉक डी के, ब्लॉक डी किस में आता है? स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 5 आप छोड़ दीजिए, बीच के जितने भी हैं जो 10 ब्लॉक हैं 10 ग्रुप्स हैं वो सभी आते हैं आपके यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, विच वन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन है यहाँ पे? तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा है कि जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो आपका एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें मिल के आपस में कंबाइन होके वाटर बना रही हैं। और ये जो रिएक्शन है हाईली एक्सप्लोजिव भी होता है और इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। और रिलीज क्यों ना हो, 2 चीज़ें मिलके आपस में स्टेबल मॉलिक्यूल बना रही हैं। वाटर मॉलिक्यूल इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है। और इवन अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं तो ये एक्सप्लोजिव भी है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसमें आपको लगता है कि पानी बनने में क्या नुकसान है, बट पानी बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। विच कंपाउंड हैज़ बोथ कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो शेयर करना होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इस तरीके से दिया जाता है कि दूसरा उसका इस्तेमाल कर सके। तो जो SO2 है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दोनों बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे बात करें तो कार्बन जो होता है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से हो गया और कार्बन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 होते हैं, तो 2 4 तो इसके खुद ही हो गए बाहर, और 2 जो होते हैं उसके साथ शेयर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसके टोटल हो गए 8। और इसी तरीके से कार्बन की बात करें तो इसके भी 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो इसके भी 8 हो गए। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर जो होता है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों भी यहाँ पर आपस में फॉर्म कर लेता है। तो बॉन्डिंग वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कौन सा है? तो कॉम्प्लेक्स साल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट है। टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, अगर आप इसके नेम को देखें तो एक बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। और यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है CuNH3, एमीन है तो NH3, टेट्रा है तो 4। देखिए नाम जो इनका होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखा जाता है, और यहाँ पे आपका सल्फेट भी है। और अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर SO4 2 निगेटिव में टूटेगा और ये 2 पॉजिटिव में टूटेगा, और दोनों आपस में यहाँ पे मिलकर न्यूट्रल बना रहे हैं और दोनों ही यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से साल्ट का पार्ट है और एक अलग साल्ट का पार्ट है। ठीक है, कैलामाइन इज द ओर ऑफ मेटल। कैलामाइन किसका ओर है? तो कैलामाइन जिंक का है। एल्युमिनियम के कौन होते हैं? एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, आपने पढ़ा होगा। और आयरन का मैग्नेटाइट, हीमोटाइट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सिडेराइट, ये सब जितने भी हैं ये सब किसके होते हैं? आयरन के ओर होते हैं। और किसके किसके कौन से होते हैं सबको आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जैसे सिन्नेबार की अगर बात करें तो मरकरी का होता है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की अगर बात करें तो यहाँ पर एसिड यूज्ड इन लेड बैटरीज। लेड बैटरीज में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? तो H2SO4, जिसको कभी कभार तेजाब भी लोग बोलते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि H2SO4 का इस्तेमाल बैटरीज वगैरह में होता है, रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह में ज़्यादातर होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ओर्स आर कंसनट्रेटेड बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस प्रकार के ओर्स जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन किया जाता है? तो सल्फाइड ओर्स का किया जाता है, क्योंकि ये ऑयल के साथ स्टिकी होते हैं। ऑयल के साथ स्टिकी होते हैं और जैसे ही चिपकते हैं तो एक मशीन में ऑयल डाल के फिर एक स्टीयर होता है, वो स्टीयर को जब घुमाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर झाग बनता है, और झाग के फॉर्म में पूरे सल्फर मॉलिक्यूल उसके साथ
स्टिक होके पूरा यहाँ फ्रॉथ के रूप में ऊपर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो बहुत ही सिंपल वे मैंने डिस्क्राइब किया है, बट आप इसको डिटेल में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक मीन which shows the acidic and basic nature both. So here you can see the third option, the Al2O3 is this is an amphoteric oxide. This shows the both the nature acidic and basic nature, और इसकी एक रिएक्शन भी है क्लास 10 में, उसको भी आप डिटेल में बहुत ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बायोलॉजी का, और आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों के जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी होगा, तो उसको एंजॉय करेंगे। अभी तक फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, इससे हमारा एक आपस में रिलेशन बनता है, हम आपको पहचानते भी हैं। और जब आपकी कई बार हम आपके यहाँ पर कमेंट्स देखते हैं तो उन बच्चों का नाम भी हमें याद हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम इंतज़ार भी करते हैं कि हमारा बच्चा इस वीडियो को देखा या नहीं देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर, इस टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर ह्यूमन बॉडी में कौन है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेम्परेचर कंट्रोल की, तो आपको एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भले अभी सीबीएसई ने हटा दिया है आपके चैप्टर से, बट आपको इसको रिवाइज करना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हमसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया या क्यों नहीं पूछा गया। ज़्यादातर वैसे तो अभी जो भी क्वेश्चंस होंगे आपसे तो वही पूछे जाएंगे जो सिलेबस में हैं, बट सिलेबस से कौन कितना क्या हटाया है अभी क्लियर नहीं है। सीबीएसई ने बस क्लियर किया, बाकी सब्जेक्ट जगहों ने भी थोड़ा थोड़ा क्लियर किया, बट हो सकता है मिस मैच हो, तो उसको आपको नहीं ध्यान रखना है। आपको पढ़ाई पूरी करनी है, आपके पास पढ़ने के लिए कई सारे साधन हैं, आपके पास ऑनलाइन कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और भी कई सारे माध्यम हैं, आपके टीचर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना सिलेबस उनसे रिक्वेस्ट करके पूरा कवर करवाइए, तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर होगा आपका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर है। इट आल्सो कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी हाइपोथैलेमस, ठीक है। और एक हार्मोन भी यहाँ से सीक्रेट होता है जो बाकी सारे हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्या करती है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना लेती है, और वो लेयर क्या करती है, जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको तो अंदर आने देती है, बट जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको बाहर नहीं आने देती। ये तो हो गया टेक्निकल भाषा में, बट कुछ समझ में नहीं आया। अब सीधी भाषा में समझिए, मान लीजिए कि ये जो कांच है, जो कांच का जो घर होता है, ग्रीन हाउस जिसको हम बोलते हैं, उस ग्रीन हाउस पूरे उसकी जो रूफ होती है, उसकी जो वॉल्स होती हैं पूरी कांच की बनी होती हैं, वो पूरा कवर होता है, और कहाँ होता है, ठंडे प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे जो सनलाइट अंदर जाती है तो अंदर की हवा को गर्म तो कर देती है, ठीक है, अंदर की हवा को तो गर्म कर देती है, बट जो अंदर की गर्म हवा है उसकी जो हीट है वो इस कांच से बाहर नहीं निकल पाती है। बाहर की सनलाइट अंदर जाती है, अंदर की हवा को गर्म करती है, बट अंदर की हवा अपनी हीट को बाहर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि वो चारों तरफ से जो ग्लास है उससे बंद हुई होती है। तो यही चीज़ होती है हमारे इन्वायरमेंट में। दैट्स वाई जो बहुत ज़्यादा जो हमारे जो धरती जो एब्जॉर्व करती है जिन रेडिएशन को, उनको वापस री इमिट करती है, और रेडिएशन फिर इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी उनकी ताकत नहीं होती कि इन्वायरमेंट को पार करके चली जाए। इसलिए अंदर की हवा जो होती है वो गर्म होती रहती है, जिससे की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है। और जो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ अर्थ वाटर है, जो कि ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, बर्फ के फॉर्म में है, तो बर्फ क्या होती है, पिघलने लगती है, और जो सी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तो बहुत ही मेजर समस्या हो सकती है भविष्य में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो। ठीक है, तो ये तो हो गई लंबी कहानी। कभी कभी माफ़ कीजिएगा क्योंकि हम बहुत लंबा चले जाते हैं, तो इससे भी शायद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है। आपने सुना होगा कि जो घेंघा यानी जो जोइटर होता है, वो जोइटर रोग किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो थायराइड कहाँ होता है? गले का जो पोर्शन होता है आपका, उस गले के पोर्शन में ही यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड और पैराथायराइड दोनों होती हैं, और
वो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, तो उसका जो मेन एसेंशियल पार्ट होता है आयोडीन होता है। और कैल्शियम भी वहाँ पे होता है, कैल्शियम और आयोडीन दोनों होते हैं, बट आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए यहाँ पर सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट आते हैं 130, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो स्पीसीज है। स्पीसीज जो होती हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 131 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब भी आता है जो कि ओवरी और जो यूटेरस होता है दोनों को कनेक्ट करता है। जो पतली सी ट्यूब जाती है वो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स के नाम से जानी जाती है, आपको पता होगा। और यहाँ पर अगर बात करें यूटेरस की, तो यूटेरस भी होता है फीमेल में, और ओवरी तो होता ही होता है। और वास्ट डिफरेंस मेल में होता है, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये फीमेल में नहीं होता। तो इसका यहाँ पर इसने पूछा कौन नहीं होता है, तो हम यहाँ पर वास्ट डिफरेंस को सही आंसर लगाएंगे क्योंकि ये नहीं होता है। और 32 ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑकर इन विच सेल ऑर्गेनेल्स? कौन से सेल ऑर्गेनेल्स में मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलता है? तो मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स में किस में मिलता है? लाइसोसोम में मिलता है, क्योंकि इसके अंदर इसको आप डेड बॉडी भी सॉरी जो आप बोलते हैं, मतलब वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, यहाँ पर इसको कंज्यूम कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। जो पुरानी सेल्स होती हैं बाकी चीज़ों को कंज्यूम करता है। तो लाइसोसोम जो होता है इसके पास ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इस वजह से एक काम को कर पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन काला जर यानी ब्लैक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन उसका कॉजेटिव एजेंट होता है? तो प्रोटोजोआ जो होता है उसका कॉजेटिव एजेंट होता है, और इसी की वजह से जो ब्लैक जर होता है वो होता है। काला जर इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन एंड लिस्मेनिया पैरासाइट विच आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल्स सैंड फ्लाइज। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि दीज आर द प्रोटोजोआस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काला जर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? कौन से प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं? तो वाटरमेलन में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, और इसलिए अगर आप कभी कभार अगर एक ही वाटरमेलन लगाते हैं और हो सकता है कि वो एक भी फल आपको ना दे, तो वो इस वजह से हो सकता है कि उसका फ्लावर जो रहा हो वो फीमेल फ्लावर यहाँ पे जैसे कि रहा हो और मेल फ्लावर उसको ना मिला हो। तो बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया। अगर आप घर में पपीते का सिर्फ एक पेड़ लगाते हैं तो उसके फल आने की या अच्छे फल आने की जो संभावना है बहुत कम होती है, दैट इज़ वेरी रेयर। सो अगर आप कई सारे पपीते के पेड़ लगाते हैं, पपाया के पेड़ लगाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कि एक मादा हो बाकी सब मेल हो, तो उस कंडीशन में या कुछ मेल और कुछ फीमेल वहाँ पे फ्लावर्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ पेड़ पे सिर्फ फीमेल होते हैं, कुछ पेड़ पे सिर्फ मेल होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो पपीते के पेड़ हैं जो फल नहीं देते हैं, तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें दोनों नहीं होते, मतलब उसमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही होते हैं। तो पपाया, वाटरमेलन, ये सभी उनके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर वाटरमेलन अवेलेबल है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज चेंज इनटू एमिनो एसिड आफ्टर डाइजेशन? डाइजेशन के बाद एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट होता है? तो प्रोटीन जो होता है इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो एमिनो एसिड होता है और इसमें कन्वर्ट होता है प्रोटीन। तो जो एमिनो एसिड होता है वो मोनोमर होता है, किसका? प्रोटीन का। ठीक है, मोनोमर मीन द पॉलीमर। मोनोमर आपने पढ़ा होगा, तो जो सिंगल यूनिट होती है उसको एमिनो एसिड बोलते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन, तो प्रोटीन हम जो खाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, और जो यही होता है फाइनल यहाँ पर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एमाइन है, एमाइन मतलब एक तरीके से नाइट्रोजन आप ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा, और प्रोटीन भी क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होगा ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 यहाँ पे कि सोर्स ऑफ पेंसिलिन एंटीबायोटिक कौन है? तो जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है इसकी जो खोज हुई थी और जो जो जो, जो जिससे रिलेटेड है वो फंजाई से रिलेटेड है। ठीक है, फंजाई ही इसका सोर्स होता है पेंसिलिन एंटीबायोटिक का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये जो प्रोड्यूस होता है वो लेडिक सेल में प्रोड्यूस होता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका। और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपके बुक के किसी न किसी एक पार्ट में ये लाइन लिखी होगी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो लेडिक सेल के द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स, सेक्स हार्मोन्स ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, नंबर ऑफ सेक्स हार्मोन्स कितने होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेक्स हार्मोन्स की, तो यहाँ पर होते हैं एक्स और वाई तो होते हैं, पेयर ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्स और वाई होते हैं। टोटल जो सेक्स हार्मोन्स कितने होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पर 46 हार्मोन्स होते हैं। और टाइप्स कितने होते हैं, अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप यहाँ पे होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्स टाइप होता है और एक वाई टाइप होते हैं ह्यूमन बींग्स की बात करें तो। और जो टोटल जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो आपके 46 होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था सुसाइड बैग, हम लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग की तरह ट्रीट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस विच आर mostly asked in the exams and this is one of the sample paper which we are solving here। और आई थिंक कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें से समझ में आए होंगे और फर्दर हम इससे रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस लेके आएंगे। आपको बस वीडियो देखना है और इससे जो भी चीज़ें समझ में आती हैं उनका नोट्स बना लेना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता उसको तो ज़रूर आपको लिख लेना है। इस पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको हो सकेगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आपके टीचर के लिए एक सम्मान होता है और टीचर आपके लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करता है। और ज़रूर कुछ न कुछ अपने सुझाव, अपने कमेंट, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें पढ़ के भी खुशी होती है। और इतना पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो एक काम आप ज़रूर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और जितने भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड है और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आपको लगभग सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और आगे भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आई होप सो कि आपके लिए और भी हम और बहुत बेहतर कर सकें, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।